नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। 16 संस्कारों की चर्चा की श्रृंखला में आज हम 14वें संस्कार पे जा रहे हैं और बहुत लिहाज से कहा जाए कि इस संस्कार को शुरुआत भी माना जा सकता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि गर्भधान संस्कार से शुरुआत हुई है, लेकिन 14वां ऐसा है जिसको देख के ऐसा लगता है इनफैक्ट 16 में से सारे ही ऐसे लगते हैं कि यही होना चाहिए पहला, जब उसके बारे में चर्चा हो रही हो तो। तो इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आदरणीय धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं और हमारे साथ ब्राह्मण एकता अस्मिता सह संस्कार मंच के सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं। तो बिना समय नष्ट किए हुए सीधा मैं गेंद गुरुजी आपके पाले में डालता हूँ। आज विवाह संस्कार के ऊपर चर्चा होगी। नमस्कार सभी बंधुओं को। जैसा कि अभी तक हम समावर्तन संस्कार तक के कार्यों को संपन्न कर चुके हैं। अब समावर्तन संस्कार का तात्पर्य ये होता है कि वह जो छोटा सा बटुक उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार के साथ अपने गुरु के आश्रम में विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ था और वहां से संपूर्ण विद्या प्राप्त करके परिपक्व होकर जो भी विषय उसने चयन किया है या गुरुजी ने जो उसको विषय दिया है उसमें पूर्ण परिपक्व होकर अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की दहलीज पर आ गया और स्वागत सत्कार के साथ उसका अपने गृह में, परिवार में, समाज में आगमन, नगर में आगमन होता है पूर्ण सम्मान के साथ। अब इसके उपरांत उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, सदगृहस्थ बनना है। जो कन्या है उसको और जो बालक है जो आज युवा हो चुका है और उसको वर के स्वरूप में विवाह संस्कार में सम्मिलित होना है। तो यहाँ पर विवाह संस्कार जो है, देखिए विवाह संस्कार होने से जन्म से लेकर विवाह तक के एक चक्र पूरा हो जाता है, क्योंकि विवाहोपरांत ही संतति की उत्पत्ति होती है, तभी गर्भाधान होता है, क्रम है। सृष्टि को आगे चलाने के लिए, वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए, अपने गोत्र को आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार परम आवश्यक है। संस्कार के उपरांत जो संतति उत्पन्न होती है, इसलिए विवाह का कार्य जो है पूर्ण संस्कार के साथ किया जाना अनिवार्य है और हमारी प्राचीन परंपरा है। तो जितने भी संस्कार हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन विवाह संस्कार इनमें सबसे बड़ा और विशाल आयोजन वाला संस्कार है और जिसका आज भी परिपालन हो रहा है। तो किसी न किसी रूप में अभी भी विवाह संस्कार को समाज में सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। देखिए, विवाह संस्कार के पूर्व वागदान प्रयोग होता है, उसको भी हमारे शास्त्रों ने काफी महत्व दिया है, जिसको कहीं पर परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के उपरांत फिर तिलक फलदान समारोह होता है, लग्न पत्रिका का प्रेषण होता है। तिथि का, लग्न पत्रिका प्रेषण के साथ ही ये तिथि निश्चित हो जाती है कि अमुक मुहूर्त में
पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा। इसके उपरांत फिर पाणी ग्रहण संस्कार होने के पूर्व वर और कन्या दोनों पक्षों में सभी पंच महाभूत पंच तत्वों के अर्चना की व्यवस्था है। लौकिक और पारलौकिक देवी देवता, स्थान देवता, उनके कुल देवी और देवता, उन सब की अर्चना करके ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कुल देवी देवता प्रसन्न रहें, उनके पितर प्रसन्न रहें। जब पितृ प्रसन्न रहेंगे तभी किसी कार्य की सफलता उसमें सुनिश्चित होती है। तो विवाह संस्कार की विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले भूमि पूजन होगा, मागर माटी जिसको कहते हैं, कहीं माटी मागर कहते हैं, कहीं मागर माटी कहते हैं, तो मृत्तिका पूजन। और वास्तव में वह बड़ा ही अलौकिक, जिस भूमि पर जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ आपका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है, उस भूमि को धन्यवाद दिया जाता है। तो ये भूमि तत्व और हमारी कुल देवी पितरों का पूजन करने के उपरांत हम माँ से मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी के पात्र बनते हैं। उन्हीं पात्रों को विवाह में उपयोग किया जाता था पहले, अब उनको प्रतीकात्मक रूप में रखा जाता है पूजन अर्चन के लिए। विवाह के पूर्व नांदी श्राद्ध परम अनिवार्य होता है। तो जैसा कि अभी अब तक हमने हर संस्कार में इस विषय की चर्चा की है कि पंचांग पूजन की विधि संपन्न होती है, नांदी श्राद्ध भी होता है, उसमें आचार्य वर्ण भी होता है। इसके उपरांत फिर विवाह का विधान प्रारंभ होता है। सबसे पहले वधू कुल परंपरा के अनुसार जहाँ जहाँ जैसा विधान है वधू मंडप में आती है, उसको वर पक्ष के वरिष्ठ महानुभाव सौभाग्य प्रदान करते हैं, जिसको सामान्य भाषा में चढ़ावा चढ़ाना कहते हैं। यहीं से उसको आशीर्वाद बड़ों का मिलना प्रारंभ हो जाता है वधू को। तत्पश्चात कन्यादान लेने के लिए माता पिता, कन्या के माता पिता दोनों मंडप में आते हैं और वर को आमंत्रित करते हैं। वर महोदय मंडप में आते हैं। तीनों के मंडप में विराजने के उपरांत वहां पर सभी देवी देवताओं का आवाहन पूजन किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि पंचांग के सभी देवताओं का जो मंडप स्थापन में पूजन हो चुका है, मंडप में पहले से स्थापित हैं, उनका पुनः पूजन किया जाता है। पुनः पूजन करने के उपरांत फिर वधू को मंडप में लाने के लिए उस मंडप में नियमानुसार अग्नि का स्थापन होना चाहिए। अग्नि स्थापन के उपरांत वधू को मंडप प्रवेश शास्त्र सम्मत है। कहीं कहीं इसकी परंपरा का निर्वाह नहीं होता है, लेकिन मूल परंपरा यही है। तत्पश्चात वर को मधुपर्क से वर का सम्मान किया जाता है। विवाह के पूरे विधान होते हैं, उसमें विष्टर, पाद्य, अर्घ, आचमन और मधुपर्क। इसके उपरांत जब कन्या मंडप में विराजमान हो जाती है तो वर कन्या को वस्त्र चतुष्टय प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर प्राचीन परंपरा में वर और कन्या पहली बार इसी समय मंडप में मिलते थे, और क्योंकि उनके माता पिता, उनके गुरु इस संबंध को निर्धारित करते थे,
और मंडप में वर वधू की पहली मुलाकात यहाँ पर इसी स्थल पर होती थी। अब समय परिवर्तनशील है, पहले से देखा जाता है और इसके उपरांत ही विवाह तय किया जाता है। वस्त्र चतुष्टय प्रदान करने के बाद में अब प्रमुख कार्य यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं पाणिक ग्रहण, यानी कन्यादान। कन्यादान का संकल्प, उसमें दोनों कुलों के पूर्वजों का पूरा नामोच्चारण होता है, उनके गोत्र का उच्चारण होता है, कुल परंपरा का पूरा निर्वाह किया जाता है। इसके साथ कन्यादान का संकल्प होता है और कन्या के माता पिता अपनी कन्या के हाथ को वर के हाथ में प्रदान कर देते हैं, यानी पाणी, हाथ कर को बोलते हैं पाणी। पाणी ग्रहण मतलब कन्या के कर को वर के कर में ग्रहण कराने की परंपरा को ही बोलते हैं पाणी ग्रहण। ये एक विशिष्ट मुहूर्त में होता है जो कि पहले से निर्धारित रहता है। और विवाह मुहूर्त में 10 प्रकार के दोषों को देखा जाता है। उसमें कितना शुद्ध मुहूर्त है, 8 रेखा का है, 9 रेखा का है, 10 रेखा का है, तो सर्वोत्तम पक्ष से कम 7 रेखा का मुहूर्त होना चाहिए। ऐसे मुहूर्त में ये कन्यादान का कार्य किया जाता है। यहाँ पर वर और कन्या एक दूसरे को परस्पर देखते हैं, अवलोकन करते हैं, बड़ा ही सुखद उनके जीवन का अनुभव होता है। फिर ब्रह्मादि वर्ण, ब्राह्मणों की वर्णी होती है, कुछ कंडिका पूर्वक सर्व प्रायश्चित होम होता है। एक विवाह में होम जो हवन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सर्व प्रायश्चित होम, इसके बाद में राष्ट्रभृत होम, फिर जय होम, इसके उपरांत अभ्यातन होम करके पंचाहुति होती है। बड़ा विशिष्ट क्रम है इसका। और इसमें शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद और ब्रह्म सूत्र यानी पारस्कर सूत्र के भी, पारस्कर गुह्य सूत्र के भी कई मंत्रों का उपयोग इसमें किया गया है। इसके बाद शाखोच्चार होता है। तो शाखोच्चार का तात्पर्य ये है कि आपका वर कन्या का पूर्व का स्थान भी उसमें सम्मिलित होता है, उसके पूर्वजों के नामों का उच्चारण होता है, जिससे उसकी पहचान बताई जाती है कि ये फला फला व्यक्ति के आत्मज हैं, इनके दादाजी हैं, परदाजी कौन थे, और और उनके वृद्ध पितामह कौन थे। तब ऐसे 3 पीढ़ियों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर वंश परंपरा का भी उच्चारण किया जाता है, पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। तत्पश्चात जब हवन पूर्ण हो जाता है, फिर परिक्रमा के लिए अग्नि की परिक्रमा होनी है। तो ब्राह्म विवाह विधि में 4 परिक्रमा श्रेष्ठ पक्ष है। कालांतर में अभी लौकिक रूप से 7 परिक्रमाएं लोग 7 फेरे करने लगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उपयुक्त हैं, क्योंकि चराचर जगत में केवल 4 ही पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों परम परिक्रमाओं का संबंध इन 4 पदार्थों से है। और कुल परंपरा में फिर उसमें कोई गतिरोध नहीं रहता। विवाह पद्धतियों में भी इस बात का उल्लेख है कि आपके कुल में जो परंपरा है उसकी भी हम लोग या पंडित लोग उनको अवहेलना नहीं करना चाहिए, और कुल परंपरा का निर्वाह होने से उस कुल के लोगों को मन में शांति रहती है और उनको आनंद आता है, उसका भी निर्वाह करना चाहिए। तब लाजा होम होता है।
लाजाहोम के साथ परिक्रमा जब संपन्न हो जाती है, फिर सप्तपदी का क्रम आता है। अब यहाँ पर सप्तपदी भी अत्यंत महत्वपूर्ण, विवाह का बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें वर कन्या को 7 पग रखने के लिए आमंत्रित करता है और प्रत्येक पग रखने पर उसको अपने वंश में, परिवार में एक एक कर कर सारे अधिकार प्रदान करता है, अपने परिवार में सम्मिलित करता है, पूर्ण अधिकारिक बनाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो देवी के समान होती है। यहाँ पर उसको देवी का स्वरूप प्रदान किया जाता है, देवी के तुल्य उसको सम्मान दिया जाता है। और सप्तपदी के उपरांत वह कन्या वर के वामांग में विराजमान हो जाती है। सप्तपदी के उपरांत एक दूसरे को जो जीवन भर जो वचनों का पालन करना है, उनका विद्वान ब्राह्मण वाचन करते हैं और उनसे वचन लेते हैं। उनको 7-5 वचन लोकाचार में हम लोग कहते हैं। तो 7-5 वचन यानी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें पहले कन्या पक्ष की ओर से प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, तदुपरांत वर पक्ष की ओर से प्रतिज्ञाएं संपन्न की जाती हैं और वर और कन्या को उस समय प्रत्यक्ष सहमति एक दूसरे के प्रति व्यक्त करनी होती है। और जब ये निश्चित हो जाता है कि दोनों ने सहमति व्यक्त की है, तत्पश्चात फिर कन्या की मांग में सिंदूर भरा जाता है। मांग में सिंदूर भरना का जो क्षण होता है, तो अद्भुत क्षण होता है। यहाँ भी विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। कहीं कन्या के द्वारा पहले मांग भराएंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पक्ष है कि वर के द्वारा ही कन्या की मांग में सिंदूर दान किया जाए। वर के द्वारा ही उसको सौभाग्य प्रदान किया जाता होना चाहिए और किया जाना चाहिए। सुमंगली रियम बथुरिमाम समेत पश्यत सौभाग्यमस्य याथास्तम विपरेतना। इस मंत्र के साथ और सिंधोर विप्राध्वने सुघना सौबात प्रमेयः पतियन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नभाजी काष्ठा भिन्दन्नोर्मिभिः पिण्डमानः। अब ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र आ गया सिंदूर दान के लिए। तो यहाँ पर सिंदूर दान के उपरांत उसको, कन्या को सौभाग्य प्रदान किया जाता है। तब शिष्टकृत होम और पूर्ण पात्र का दान होता है। अब देखिए, विवाह के हवन में पूर्णाहुति नहीं होती है। यहाँ शिष्टकृत होम के बाद में बहिर होम होता है, पूर्ण पात्र दान, बहिर होम और भस्म धारण। बस यहाँ तक हवन का क्रम समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात उपस्थित ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए भूयसी दक्षिणा का संकल्प होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है। तब देवताओं का विसर्जन करके वर वधू की विदाई नियम पूर्वक कुल परंपरा के अनुसार की जाती है। तो वधू वर के घर की ओर प्रस्थान करती है और वह दृश्य बड़ा अलौकिक रहता है। विदाई का दृश्य, जिन्होंने भी अपनी बेटी को या अपनी बहन को विदाई का दृश्य देखा है, उसकी वह कल्पनातीत क्षण होते हैं।
ये सनातन धर्म में ही आपको देखने मिलेगा, इतना अलौकिक दृश्य। जब बेटी की विदाई होती है तो दोनों समधी, कन्या और वर के पिता आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वर के पिता कन्या के पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ऐसा ही कन्या के पिता भी वर के पिता को बहुत सम्मान देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं और अपनी बेटी के गुणों का बखान करते हैं। और यह इस समय ये परंपरा होती है कि जैसे राजा जनक के यहाँ से सीता जी की विदाई हुई थी, उस समय के प्रसंगों को सुनाया जाता है। और पूरी तरह से वह वातावरण अध्यात्म का, सांस्कृतिक और प्राचीन जो परंपराएं हैं उनका भरा हुआ रहता है। तो राजा जनक के समान और राजा दशरथ के समान एक दूसरे के प्रति जब भाव होता है तो इस संस्कार में यह अपने सर्वोच्च पर पहुंच जाता है। तब वह कन्या अपने घर से विदा होती है, अपने घर की देहरी का पूजन करके वहां से रवाना होती है और अपनी क्षमता के अनुसार सभी कन्या के पिता अपनी बेटी के जीवन के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हैं। और यह भी एक प्राचीन परंपरा है, लेकिन इसमें कोई विकृति नहीं है। जिस प्रकार के साधन जिनके पास उपलब्ध होते हैं उसी प्रकार से करते थे। कालांतर में यहाँ पर कुछ इसको विकृत रूप प्रदान किया गया, दहेज प्रथा इत्यादि इसको नाम दिया गया और कहीं कहीं गलत उसका व्यवहार भी हुआ। लेकिन जैसा जिसका सामर्थ्य होता था उतने अच्छे ढंग से, मनोरम ढंग से इस कार्य को संपन्न करते थे और अभी भी करते हैं। तो इस तरह से वह कन्या पूरे मान सम्मान के साथ में फिर अपने वर के घर में पहुंचती है। तो वर के घर में प्रवेश के पूर्व उनको देव दर्शन कराकर फिर दरवाजे पर लाया जाता है शुभ मुहूर्त में। उस शुभ मुहूर्त में उस कन्या का प्रवेश पूरे स्वागत के साथ, कलशों के साथ, दीपक आरती के साथ होता है, द्वार पूजन होती है और वह कन्या उस समय लक्ष्मी स्वरूपा होती है। हमारे यहाँ विवाह में वर और कन्या को लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में स्वीकार किया है, इतना उनको सम्मान प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी का आगमन विष्णु के घर में होता है, भगवान विष्णु के घर में। इस तरह का विचार हृदय में रहता है। तत्पश्चात जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान समय में कुछ नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। हम इसीलिए आज इस मंच पर इस विषय को लेकर बैठे हैं कि लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करें और इनसे विमुख ना हो। अब वर कन्या, जैसा कि हमने गर्भाधान संस्कार के समय कहा था कि पहले चतुर्थी कर्म होगा, चतुर्थी कर्म में के बाद फिर सांकल्पिक, नांदी, श्राद्ध, मंगलाष्टक होकर और आशीर्वाद मिलने के बाद फिर शुभ मुहूर्त में उनका
वर कन्या का मिलन सुनिश्चित किया जाता है, वही गर्भाधान का अवसर होता है। तो हमने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी, वह यात्रा यहाँ पर गर्भाधान से गर्भाधान तक पहुँच रही है। तो पहले चतुर्थी कर्म मतलब इतना विशिष्ट स्थान रखता था, अब इसका तो लोप ही हो गया है, लोग भूल गए हैं बिल्कुल। तो चतुर्थी कर्म गर्भाधान के पूर्व की एक विशिष्ट क्रिया है। उसमें निर्धारित होता है कि इस दिन, ये मुहूर्त में, इस समय आप पति पत्नी दोनों मिलेंगे। तो इतना अगर ध्यान रखकर पाणी ग्रहण संस्कार के कार्य को किया जाए तो दाम्पत्य जीवन में ना तो कभी कभी कोई भी दरार आएगी, ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि विवाह संस्कार करने के पूर्व वर और कन्या के जन्मांगों को ही देखना अनिवार्य होता है। पहले तो ये अभी भी काफी प्रचलन में आ चुका है और अन्य धर्मों के लोग भी अब आने लगे हैं इसको देखने के लिए। तो यह संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, ये इतनी मजबूत और इतनी ठोस है कि जब किसी व्यक्ति को थपेड़े खाने पड़ते हैं, जब तो वो इसके आश्रय में उसको आना ही पड़ता है। अब इस संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व सबसे पहले ब्राह्मणों का है, इसके बाद अन्य समाज के सभी महानुभावों का है। तो जो विकृतियां समाज में आ रही हैं, उनसे बचने के लिए हम प्रत्येक परिवार के बच्चों को संस्कार की शिक्षा दें, प्रारंभ से ही उनको संस्कारमय जीवन दें, जिससे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनकर परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। अब इस संबंध में रितेश जी कुछ आप विचार, कुछ प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आ रहा हो तो आप पूछें, बताएं। गुरुजी, यहाँ एक समस्या हमारे साथ ये है कि मात्र 9 मिनट बचे हैं हमारे पास, और इससे रिलेटेड प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत सारे उभर सकते हैं। आप जैसे अपन कल तक करेंगे? हाँ, बताएं। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर चर्चा के लिए राकेश जी भाई साहब हमें एक सेशन और मेरे ख्याल से करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ये है कि क्योंकि दहेज, मैं भी मतलब, हाँ, दहेज बताएं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैंने अभी आपको पूरा जो विधि का सांगोपांग वर्णन किया है। जी, मैं समझ रहा हूँ। पाणी ग्रहण की विधि क्या होनी चाहिए, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और उसके, अब इसकी बहुत ज्यादा विशद व्याख्या इतने कम समय में तो नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं, मैंने हमें इस पे दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि आना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, इसलिए लेकिन आना पड़ेगा आप, क्योंकि आपने सप्तपदी की बात की। सप्तपदी हाँ सिर्फ कर्मकांड नहीं है, हिंदू मैरिज हाँ, एक्ट में बिल्कुल एक कर्मकांड, लीगल कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल। और जब हिंदू मैरिज एक्ट में लीगल कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठ जाता है कि आज़ादी के बाद भारतवर्ष में हिंदू मैरिज एक्ट क्यों होना चाहिए, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए। और तो मतलब इससे जुड़े फिर बिल्कुल।
जो कि अचानक आप जो है यूनिवर्सल सिविल कोड पे आ जा रहे हैं। तो ये और विवाह सिर्फ एक, हाँ, ये समाज का भी आधार है, विवाह है। देखिए ये तो जानबूझकर सनातन धर्मावलंबियों को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, हिंदुओं को बांधने का प्रयत्न किया गया और अन्य सबको खुला छोड़ दिया गया। तो हिंदुओं की जो परंपरा है उस पर बहुत आघात हुआ, और क्योंकि विवाह संस्कार हमारे हिंदुओं की सनातन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जो दो परिवारों को, दो वंश को मिलाता है। और यहाँ पर जो कन्या होती है, जो वधू के रूप में दूसरे परिवार में जाती है, वह एक बेटी, एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार में जाती है, तो वह दो परिवारों का कल्याण करती है। तो यहाँ पर इतना सम्मान दिया जाता है उस बेटी को। नहीं गुरुजी, लेकिन और हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट में उस सम्मान को कम नहीं किया जा रहा है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल कोई से स्थान इसमें थोड़ा प्राप्त नहीं। अध्ययन करके इसके ऊपर हम एक भविष्य मुखी होकर के अगर हम एक चर्चा करें तो इसमें सामाजिक दायित्वों के ऊपर काफी चर्चा हो सकती है। तो अब जैसे सप्तपदी से इतनी सारी बातें निकल करके आ रही हैं, ऐसे ही शब्द है दहेज। अब दहेज शब्द हाँ, वैसे ही है, हाँ, दहेज को हम वैसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे अंग्रेजी में लोग डाउरी को इंटरप्रेट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। हाँ। मेरे हिसाब से हम्म, धर्म को रिलीजन के जैसे ट्रीट करना जैसे गलत है, उसी प्रकार से दहेज शब्द को हाँ, डाउरी जैसे ट्रीट करना मेरे ख्याल से ये गलत है। लेकिन आज जो वो तो हमारे यहाँ, सर्वथा गलत है। मैंने संकेत किया था आपको, जी, तो मैंने इसी संकेत तरीके से, किया था। इसी तरीके से कई और प्रश्न हैं जिसको कि हमें, मुझे लगता है कि ये अभी संभव नहीं है, इसके लिए अगली सेशन में हमें हाँ, आना ही पड़ेगा। एक और सेशन अपन प्रश्नोत्तरी का रखें, प्रश्नोत्तरी का जी, रखेंगे। जी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक चर्चा शायद डिस्कवरी के लिए करें कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे समझा जा रहा है क्या वैसे ही समझना चाहिए, और अगर दूसरा तरीका है उसको समझने का कि उस दिशा में हम आगे कैसे बढ़ें। और हाँ, इस सिचुएशन में राकेश जी भाई साहब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप एक सिर्फ ब्राह्मण एकता अस्मिता मंच ही नहीं, आप सर्व समाज का भी नेतृत्व एक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा को जो है सामाजिक स्तर पर भी लेकर के जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं चुप हो जाता हूँ अब, 5 मिनट है हमारे पास। राकेश जी भाई साहब बिल्कुल ही चुप रहे हैं पूरे इसमें, तो मंच आपके सामने है, माफ कीजिएगा आपका थोड़ा सा हाँ, अभी तक समय हम कम दे पाए, लेकिन कृपया मार्गदर्शन दें और घोषणा करें, आशीर्वाद दें कि कल हम फिर से हो सके तो 2-3 एपिसोड्स इसके ऊपर हो और फिर आगे हम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और रितेश शुक्ला जी। आज का जो संस्कार था, विवाह संस्कार, ये सामाजिक परिदृश्य में सबसे उपयोगी संस्कार है। वो जिसको विधिवत हमारे राजौरिया जी ने बताया है, कहीं ना कहीं यह संस्कार तो होता है, मगर आज की जो परिस्थितियां हैं, लोक रीति के अनुसार जिस तरीके से है, जैसे अभी गुरुजी ने बताया था कि मंडप के नीचे ही पहले वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए दोनों आमने सामने पहली बार मुलाकात होती थी, परंतु आज तो ये टोटल खत्म हो चुका है। और शायद पहले के जो जिस तरीके से परिवार के लोग और ब्राह्मण और नाई जाके शादी तय कर देते थे, वो बहुत अच्छे से निपटते थे। परंतु आज की बात 3 महीने और 4 महीने पहले से लोगों की मुलाकात होती है, उसके बाद भी वो परिवार एक दूसरे का सामंजस्य नहीं मिल पा रहा है। परंतु पहले इसको एडजस्ट करते थे, और विवाह संस्कार तो एक, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट का ही संस्कार है। परंतु आज जिस तरीके से अभी रितेश भाई ने बोला
कि इसके लिए बहुत चर्चा का विषय है और इसको चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, इस पे बहुत आवश्यक है कि 16 संस्कारों पर एक सामूहिक रूप से चर्चा होनी चाहिए जिसमें प्रश्नोत्तरी हो। और मैं चाहूंगा कि आज जैसे अब 1-1.5 मिनट ही रह गया है, तो आज की जैसी हमारी ये परिचर्चा है खत्म होती है, हमारे 2 संस्कार और रह जाते हैं। ये 2 संस्कार होने के बाद हम 16 संस्कारों के लिए जूम मीटिंग में सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करते और उस पर केवल एक प्रश्नोत्तरी लेके यदि चलते हैं कि कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से प्रश्न किस समाज के किस व्यक्ति के हो सकते हैं और उनका निराकरण किस तरीके से होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति समाज का, हर समाज का व्यक्ति इन संस्कारों से जुड़ा रहे और संस्कारों के प्रति जिस तरीके से संस्कार विलोपित हो रहे हैं वो विलोपित ना हो और लोगों का जुड़ाव और ज्यादा बढ़े। यहाँ मेरा एक अनुरोध है, आप सामाजिक तौर पे प्रश्नोत्तरी जरूर कर लीजिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि 1 या कम से कम 2 एपिसोड मैं गुरुजी के सामने प्रश्न रखते हुए चर्चा हम करना चाहेंगे विवाह से जुड़े हुए कुछ पक्षों को। उसके बाद आप समाज की चर्चा जरूर करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये भी ठीक है, यदि हमारे पास में, जब लोगों के पास में पहले प्रश्न और उसका जब समाधान होगा ना, तो लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आपका जो विषय है ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल अगला जो हमारा एपिसोड होगा ना, उस पे आपके सवाल और गुरुजी के समाधान। और गुरुजी आपसे निवेदन है कि हो सकता है कि हम मतभेद भी हो पॉइंट ऑफ व्यूज में। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ये चर्चा शास्त्रार्थ की तरफ भी जा सकता है। हाँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। जब देखिए ऐसी तो परिस्थितियां बनती हैं जब प्रश्नोत्तरी होगी या प्रश्न, तो मतभेद भी होंगे, लेकिन मतभेद होने से कोई परेशानी नहीं, उसमें निचोड़ निकलता है। क्योंकि हम समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। एक मिनट कंक्लूड कर लीजिए अब जी। हम समाज को जब दिशा देने का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित बात है कुछ लोगों को मतभेद समझ में आ सकते हैं, मगर ये मतभेद नहीं है, उसकी चिंता नहीं करना, मनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इसको हम यही मानेंगे कि ये मतभेद नहीं, हम इनको मनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा 14वां संस्कार पूर्ण हुआ और इसी तरीके से हमारे 2 संस्कार और रह गए हैं। 2 संस्कारों की बेला पूर्ण करते हुए और हमारा अगला जो एपिसोड होगा जिसमें विवाह संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, उसके साथ हमारे जो 15 संस्कार और हैं उन पर एक डिस्कस होगा, जिसमें